आइए दोस्तों पढ़ते हैं बायोलॉजी। बायोलॉजी को हिंदी में जीव विज्ञान कहते हैं। जीव विज्ञान की ऑलरेडी हमने 2 क्लासें कर चुकी, ठीक है। तो 2 क्लासों को आप वॉच कर लीजिए, जिनकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाके वो प्लेलिस्ट में आप देखेंगे, दोनों क्लासें पढ़ी हुई हैं, ठीक है। तो बायोलॉजी में शुरुआत के समय में बताए थे कि सिर्फ जीव विज्ञान में जंतुओं का अध्ययन करते थे, लेकिन जब बाद में धीरे धीरे करके खोज होता गया तो एक भारत के वैज्ञानिक आए, जगदीश चंद्र बोस, ठीक है। तो जगदीश चंद्र बोस ने एक क्रिस्कोग्राफ मशीन के द्वारा पौधों को भी जीवित घोषित कर दिया। तब उस टाइम से हम पौधों को भी बायोलॉजी के अंतर्गत पढ़ने लगे। तो बायोलॉजी को इस टाइम पे एक प्रकार था, अब लेकिन अब 2 प्रकार हो गए बायोलॉजी के। कौन कौन? जूलॉजी और बॉटनी। जूलॉजी में हम एनिमल्स का अध्ययन करते हैं, बॉटनी में प्लांट्स का अध्ययन करते हैं, ठीक है। ये हम पहले बता चुके हैं इंट्रोडक्शन। जूलॉजी में जो मूविंग कर सकते हैं उनका अध्ययन करते हैं, जो जीव मतलब एक जगह से दूसरी जगह मोशन कर सकते हैं, जिन्हें मोशन पाया जाए, गति पाई जाए, उन्हें क्या कहते हैं? जीव विज्ञान के अंतर्गत, वो जूलॉजी के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। जियोलॉजी दूसरा कुछ है, ठीक है, वो जियोग्राफी में आप पढ़ेंगे। बायोलॉजी के बाबूजी अरस्तु कहा जाता है, ठीक है। तो जूलॉजी के बाबूजी भी अरस्तु को ही कहा जाता है, लेकिन बॉटनी के बाबूजी जो हैं वो थियोफ्रेस्टस को माना जाता है। किसको? थियोफ्रेस्टस। सब बता चुके हैं, फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ बॉटनी, फादर ऑफ जूलॉजी, सारा बता चुके हैं, ठीक है। तो हम पढ़ रहे थे जूलॉजी में सेल के बारे में, ठीक है। क्या पढ़ रहे थे? सेल के बारे में। जैसा कि आपको स्क्रीन में सेल दिख रही हैं, ठीक है। ये आपका जंतु सेल है, ये आपका प्लांट सेल है, ठीक है। इधर वाले जो फिगर है ये प्लांट सेल का है और इधर वाला जंतु सेल का है, ठीक है, एनिमल सेल का। तो सेल में बताए थे, सेल की दूसरी जो वीडियो पड़ी हुई है सेकंड वाली बायोलॉजी की, उसमें सेल के बारे में बताए थे कि कोशिका का बायोलॉजिकल नेम साइटो होता है। मतलब सेल अंग्रेजी है और सेल को बायोलॉजी में हम साइटो कहते हैं। तो कोशिका अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कहलाता है। कोशिका अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कहलाता है। कोशिका की खोज किसने किया था? तो रॉबर्ट हुक ने किया था, लेकिन उन्होंने मृत कोशिका की खोज कर दिया था। जीवित कोशिका की खोज लीवेनहॉक ने किया था, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने किया था। ये दोनों जब कोशिकाओं की खोज करके चले गए तो लोगों ने पूछा कि कोशिकाओं का करना क्या है, क्या मतलब है इन कोशिकाओं का। तब स्लाइडेनसॉन 2 वैज्ञानिक आए, उन्होंने एक सिद्धांत दिया, कहा कि पूरा शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। जितना हमारा पूरा शरीर है वो सब कोशिकाओं से मिलकर बना है। जैसा कि बूंदी का लड्डू होता है, तो लड्डू किससे मिलकर बना होता है? बूंदी से मिलकर बना होता है। तो बूंदियाँ क्या है? उसके लिए कोशिका है, उस लड्डू के लिए, ठीक है। इसी प्रकार हमारा शरीर भी छोटी छोटी असंख्य कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, लाखों कोशिकाओं से। तो ये हमने बता दिया था। तो ये सब पढ़ लिए थे कि सेल को साइटो, ठीक है। तो ये पढ़ने के बाद हम यहाँ पर अब पढ़ेंगे, 1 मिनट रुकिएगा। चलिए, तो हम पढ़ रहे थे कि सेल के अंदर क्या क्या होता है। तो कोशिका के अंदर बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं। ये सब चीज़ें एक झिल्ली में बंद होती हैं। उस झिल्ली को हम बोलते हैं कोशिका झिल्ली। क्या बोलते हैं? कोशिका झिल्ली बोलते हैं। अभी जो ये फिगर है इसके बारे में बताएंगे, लेकिन अभी यहाँ पर हम कोशिकाओं के बारे में, कोशिका के अंदर क्या क्या होता है उसके बारे में कुछ जान लेते हैं, तब उसके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और बता दें, जन्म के बाद किसमें कोशिका विभाजन नहीं होता? तो ब्रेन में नहीं होता है, ठीक है। जब जन्म हो जाता है तो इसके बाद वहाँ कोशिका विभाजन नहीं होता है। कोशिका सबसे तेज़ी से कोशिका विभाजन कहाँ होता है? तो लीवर में होता है। और सबसे कम कहाँ होता है? तो न्यूरॉन मतलब कि ब्रेन में, ठीक है। तो कोशिका का हम बायोलॉजिकल नेम बताए थे कि साइटो होता है। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कहलाता है। कोशिका की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट हुक ने की थी, लेकिन ये मृत कोशिका की खोज की थी। और जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? तो एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने की थी। और कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? तो स्लाइडेनसॉन ने दिया था। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा में पाया जाता है, सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा, ठीक है। ओवरऑल जब देखते हैं तब इनमें, ठीक है। यदि मानव में देखें सबसे बड़ी कोशिका तो ओवम होती है, जो फीमेल में पाया जाता है। मानव में सबसे छोटी कोशिका स्पर्म होता है, जो मेल में पाया जाता है। मानव में सबसे लंबी कोशिका होती है वो न्यूरॉन होती है, मतलब ब्रेन जो होता है न्यूरॉन से मिलकर बना होता है, ठीक है। तो किसमें सब विभाजन नहीं होता बताइए? तो न्यूरॉन में, तो ब्रेन में नहीं होता है। सबसे लंबी कोशिका ब्रेन की होती है, ठीक है। मानव में सबसे लंबी कोशिका की ब्रेन में होती है। किसमें सबसे तेज़ी से विभाजन होता है? कोशिका विभाजन होता है, सेल डिवीजन होता है तो लीवर में, ठीक है। मतलब जब लीवर में यदि पेट में चोट लगती है तो जल्दी ठीक हो जाती है, क्योंकि वहाँ कोशिका विभाजन तेज़ी से होता है, सेल डिवीजन तेज़ी से होता है, फास्टली होता है, इस वजह से वहाँ के घाव जल्दी भर जाते हैं, ठीक। तो अब देखते हैं कोशिका के अंदर क्या क्या होता है। तो हमारे कोशिका के अंदर, ये मान लिया कि कोशिका है, ठीक है।
तो कोशिका के अंदर हमारा जो होता है ये कोशिका झिल्ली है। क्या है? सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं या कोशिका झिल्ली बोलते हैं, या इसी को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। इसे हम इसी को हम क्या कहते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं इसी को हम। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। किससे मिलकर बनी होती है? प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। ये एक झिल्ली होती है। ठीक है, ये ऊपर की जो भाग होती है झिल्ली होता है, जिसमें अंदर सभी अंग कोशिका के पैक होते हैं। तो कोशिका झिल्ली को हम सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं और प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, जो कि प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। ठीक, अब कोशिका के अंग कोशिका झिल्ली में ही रहते हैं। जो अंदर क्या क्या होते हैं इसके अंदर? इसके अंदर होता है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, क्या क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी बॉडी। ठीक है, गाल्जी बॉडी होता है। इसके बाद होता है वैक्यूल्स होता है, सेंट्रोसोम होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, राइबोसोम होता है, न्यूक्लियस होता है, लाइसोसोम होता है। ठीक है, ये सभी चीज़ें कोशिका के अंदर पाई जाती हैं। कहाँ पाई जाती हैं? कोशिका के अंदर। लेकिन सेल वाल एक सेल वाल होता है, जो सेल वाल कोशिका भित्ति जिसे कहते हैं, हिंदी में कोशिका भित्ति कहते हैं, वो सेलुलोज का बना होता है। जो पादप कोशिका में होता है ऐसे बाहर करके सेलुलोज का, ये एक कोशिका भित्ति होती है, तो जो कि पादपों में पाई जाती है। कोशिका भित्ति किस में होती है? सिर्फ पादपों में होती है, वनस्पति में होती है। ये सेलुलोज की बनी होती है। तो कोशिका भित्ति केवल पेड़ पौधों में पाई जाती है। प्लाज्मा झिल्ली को हम कोशिका झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन कहते हैं और यह प्रोटीन का बना होता है, इसे ध्यान रखना है। ठीक, दुनिया में शरीर में जितनी भी चीज़ें हैं 90% प्रोटीन की ही बनी है। मतलब बॉडी के अंदर जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो सब ज़्यादातर प्रोटीन की ही बनी, 90% प्रोटीन की। प्रोटीन को बिल्डिंग मटेरियल भी कहते हैं। प्रोटीन को हम क्या कह सकते हैं? बिल्डिंग मटेरियल, मतलब पूरा बॉडी से बना तो बिल्डिंग मटेरियल बोल देते हैं इसका। ठीक है, बिल्डिंग मटेरियल कहते हैं। कोशिका के अंग सब कोशिका झिल्ली में रहते हैं। जो कोशिका के अंग हैं वो सब कोशिका झिल्ली में होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, वैक्यूल्स, सेंट्रोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, न्यूक्लियस, लाइसोसोम, ये सब झिल्ली में रहते हैं, एक झिल्ली में पैक होते हैं। मेम्ब्रेन कभी भी चौड़ी झिल्ली को नहीं बोला जाता है, सदैव पतली झिल्ली को बोला जाता है, मतलब कि ट्रांसपेरेंट। ठीक है, पतली झिल्ली को कहा जाता है। हम लोग अपनी कोशिका की रक्षा कपड़ा पहनकर कर लेते हैं, लेकिन गाय, कुत्ता, भैंस आदि ये जो हैं इनकी शरीर चमड़ी मोटी रहती है और ठंडी में बाल आ जाते हैं। तो ये अपनी रक्षा कोशिकाओं की इस प्रकार से करते हैं। जितनी लकड़ी है वह सेलुलोज की बनी होती है। जितनी सारी लकड़ी हैं वो सब की सब सेलुलोज की बनी होती हैं। कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। जो कोशिका भित्ति पादपों में पाई जाती है वो सेलुलोज की बनी होती है। हम लोगों में क्या कोशिका भित्ति है? बताइए, हम लोगों में क्या कोशिका भित्ति है? तो नहीं है। हम लोग की कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं है। क्या कोशिका झिल्ली है? तो हाँ, कोशिका झिल्ली है, लेकिन कोशिका भित्ति नहीं है। कोशिका भित्ति केवल पेड़ पौधों में होती है। यह एक लकड़ी है। सेलुलोज एक क्या लकड़ी है? सेलुलोज एक नाम है, वैज्ञानिक नाम है लकड़ी का। ठीक है, तो कपड़े किस चीज़ के बने होते हैं? तो कपड़े, कागज, ये सब जितना चीज़ है तो सेलुलोज का बना होता है। किसका बना होता है? सेलुलोज का। कागज भी सेलुलोज का होता है, जिस पे आप नोट्स बनाते हैं, लिखते हैं, वो सेलुलोज का होता है। हम लोग यदि सेलुलोज मतलब लकड़ी, कपड़ा, कागज खा लें तो यह नहीं गलता है, नहीं पचता है। हम लोगों को ग्लूकोज से पचता है, ग्लूकोज पचता है, ये सब पचते नहीं हैं। तो अब कोशिका के अंदर का हम पढ़ते हैं। चलिए, कोशिका के अंदर क्या क्या होता है? तो कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, वैक्यूल्स, सेंट्रोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, न्यूक्लियस, लाइसोसोम, ये सब पाया जाता है। तो पहला हम पढ़ते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। अच्छा, कोशिका के ऊपरी भाग में क्या होता है? तो सेलुलोज होता है, जो पादपों में होता है। अब मानव में यदि देखें तो मानव में कोशिका झिल्ली होती है। सबसे ऊपरी भाग कोशिका झिल्ली होती है। कोशिका झिल्ली दोनों में पाई जाती है, मानव में पाई जाती है और पादपों में दोनों में पाई जाती है। अब यहाँ पर हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और वहाँ पर देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। हेडिंग लगाएंगे हम माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक, इसे हिंदी में बोलते हैं सूत्र कर्णिका। इसे हिंदी में बोलते हैं सूत्र कर्णिका। ठीक है, सूत्र कर्णिका बोलते हैं।
तो कोशिका के अंदर एक छोटा सा अंग होता है ये, जिसे माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। ये माइटोकॉन्ड्रिया शरीर की हर जगह की कोशिकाओं में पाया जाता है। जितनी कोशिकाएं हैं, हर कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया अवेलेबल होता है। पूरे शरीर में हर जगह होता है। हमारे पूरे शरीर में हर जगह कोशिकाएं हैं, जो कि कोशिकाओं से मिलकर ही हमारा पूरा शरीर बना है। तो हर कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ठीक, तो उस कोशिका को ऑक्सीजन की ज़रूरत है। तो अब ऑक्सीजन लेकर कौन जाएगा? तो जैसे नाक पर भी कोशिका है, आँख, गाल पर, आदि अंगों पर, सभी अंगों पर, खून में भी, पूरे शरीर में इतनी कोशिकाएं हैं कि कोई गिन ही नहीं सकता। फेफड़ा जो है, इसको ऑक्सीजन की कोई ज़रूरत नहीं है। फेफड़ा है जो, उसको ऑक्सीजन की कोई ज़रूरत नहीं। फेफड़ा एक टंकी है। सिर्फ जिस तरह हमारे घर में छत में टंकी रखा जाता है, टंकी से हम पानी पीने के लिए नहीं जाते हैं, इस टंकी से हर जगह पर सप्लाई, मतलब टोंटी वाला नल दिया जाता है। इसी प्रकार जैसे ऊपर टंकी रखी होती है, हम वहाँ पानी पीने तो जाते नहीं, सप्लाई देते हैं हर जगह। इसी प्रकार हमारे शरीर में फेफड़ा से हर जगह सप्लाई होती है। इससे शरीर का हर पार्ट जुड़ा रहता है। किससे? फेफड़ों से जुड़ा होता है, जिन्हें हम नस कहते हैं। ये नसें जो होती हैं फेफड़े से अटैच होती हैं। तब शरीर में इस टंकी से जाता है खून, फेफड़े से खून जाता है, खून में मिली होती है ऑक्सीजन, तब सबको मिल जाती है ऑक्सीजन। खून के द्वारा ऑक्सीजन हर जगह पहुंच जाती है। तो O2 जो है ब्लड के थ्रू माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया ऑक्सीजन ले जाने लाने का काम करता है। तो ब्लड में भी सबसे मेन चीज़ होता है हीमोग्लोबिन। ब्लड में सबसे मेन चीज़ क्या होता है? हीमोग्लोबिन। तो ब्लड में O2 एक्चुअली में हीमोग्लोबिन लेकर जा रहा होता है। शरीर में जहाँ ऑक्सीजन नहीं पहुँचेगा, उस पार्ट में झुनझुनी आदि होगा। जैसे कहीं कहीं जैसे नस हो गई तो कभी कभी आप देखते हो झुनझुनी हो जाती है, पैर में झुनझुनाहट आ जाती है। ठीक है, तो जिस पार्ट में ब्लड नहीं जा रहा होता, ऑक्सीजन नहीं जा रही होती है, तो वहाँ पे झुनझुनी आ जाती है। ब्रेन में O2 नहीं पहुँचेगा तो चक्कर आने लगता है। जब देखेंगे ऑक्सीजन नहीं सही से जाती है तो हम क्या होता है? चक्कर आने लगता है। तो शरीर में O2 जाने का क्रम कैसे होता है? तो नाक से ऑक्सीजन जाता है फेफड़ा, फेफड़ा से ब्लड, ब्लड से हीमोग्लोबिन के द्वारा माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाता है। तो कोशिकीय श्वसन फेफड़ा नहीं करता है। कोशिकीय श्वसन कौन करता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया करता है। कोशिका के अंदर श्वसन कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया करता है। माइटोकॉन्ड्रिया में साइकिल, मतलब रिएक्शन चलता है, जिसका पता एक क्रेप्सन नामक वैज्ञानिक ने लगाया। इस प्रकार इस साइकिल का नाम क्रेप्स साइकिल पड़ गया। तो माइटोकॉन्ड्रिया में एक साइकिल चलता है जिसका पता क्रेप्स वैज्ञानिक ने लगाया था। उस साइकिल का नाम ही रख दिया था क्रेप्स साइकिल। ठीक है, क्रेप्स साइकिल चलाने में इन्हें O2 की ज़रूरत है। और क्रेप्स साइकिल जो चलता है तो ये 38 ATP, जब क्रेप्स साइकिल चलता है तो ये क्या करता है? 38 ATP का निर्माण कर लेता है। और ATP 38 ATP एक ग्लूकोज बनाता है। ATP का मतलब होता है एडोनेसिन ट्राइफास्फेट, एडोनेसिन ट्राइफास्फेट, एडोनेसिन ट्राइफास्फेट, एडोनेसिन ट्राइफास्फेट। ठीक है, तो 38 ATP मिल करके एक ग्लूकोज बना देता है। इसलिए इसी ग्लूकोज से हमें एनर्जी मिलती है। तो एक ग्लूकोज बना देता है। ठीक है, 38 ATP मिल करके एक ग्लूकोज बना देता है। इसी ग्लूकोज से हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। तो कहाँ चलता है? माइटोकॉन्ड्रिया में चलता है। क्या चलता है? क्रेप्स साइकिल चलता है, जिसका पता क्रेप्स वैज्ञानिक ने लगाया था। और यह क्रेप्स साइकिल जब चलता है तो उस टाइम पे 38 ATP का निर्माण करता है, जो 38 ATP एक ग्लूकोज के बराबर होता है, एडोनेसिन ट्राइफास्फेट। तो ये जो है धीरे धीरे करके हमें एनर्जी देता है। एक ग्लूकोज बनाता है, फिर दो ग्लूकोज, इसी प्रकार निर्माण होता रहता है और साइकिल चलता रहता है और हमें ग्लूकोज एनर्जी मिलती रहती है। ठीक है, तो कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। ठीक है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। मतलब ऊर्जा का पावर हाउस कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? ऊर्जा का पावर हाउस, क्योंकि यही ऊर्जा बनती है, यहीं से हमें एनर्जी मिलती है। किसी भी चीज़ की दो दीवार होती हैं। किसी भी चीज़ की होती हैं दो दीवार होती हैं, अंदर व बाहर। ठीक है, एक अंदर से होती है, एक बाहर से। ठीक है, तो अंदर वाले तल को हम इसमें, अंदर वाले तल को हम कहते हैं क्रिस्टी। क्या कहते हैं? क्रिस्टी। क्या कहते हैं? क्रिस्टी। सृष्टि नहीं, सृष्टि ब्रह्मांड कहा जाता है। ठीक है, सृष्टि ब्रह्मांड हो जाए, क्रिस्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिस्टी। क्या कहते हैं? क्रिस्टी। किसी भी चीज़ की दो दीवार होती हैं, अंदर व बाहर। तो अंदर की दीवार को लोग साफ रखता है तो क्रिस्टी, तो अंदर की दीवार को क्रिस्टी कहते हैं। जो क्रिस्टी है माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक दीवारों को कहा जाता है। ठीक है, जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर की दीवार है वो कहा जाता है क्रिस्टी कहा जाता है। क्रेप्स साइकिल कहाँ चलता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में चलता है। क्रेप्स साइकिल कहाँ चलता है? माइटोकॉन्ड्रिया में चलता है।
पूरे शरीर में हर जगह माइटोकॉन्ड्रिया है, ये तो जान गए, हर जगह कोशिका तो हर जगह माइटोकॉन्ड्रिया अवेलेबल होगा। हर जगह ऊर्जा बन रही होती है, पूरे शरीर में हर जगह माइटोकॉन्ड्रिया तो हर जगह ऊर्जा भी तो बन रही होती है। ऊर्जा हर जगह बनती है तो यह ऊर्जा का ट्रांसफ़र होना भी ज़रूरी है। जब हर जगह ऊर्जा बनेगी तो ऊर्जा का ट्रांसफ़र होना भी तो ज़रूरी है। तो हमारे शरीर का जो अंग जिस समय कार्य करता है उस समय हमें उस अंग को ऊर्जा की ज़रूरत होती है। तो ऊर्जा का ट्रांसफिकेशन कौन करता है? तो गाल्जी बॉडी करता है। कौन करता है? ऊर्जा का ट्रांसफिकेशन कौन करता है? गाल्जी बॉडी करता है। इसकी खोज कैमिलो गॉल्जी ने की थी। किसने की थी? कैमिलो गॉल्जी ने की थी। गाल्जी बॉडी की खोज किसने की थी? कैमिलो गॉल्जी ने की थी। हमारे हर जगह पूरे शरीर में ऊर्जा बन रही होती है तो ऊर्जा का ट्रांसफिकेशन करना भी तो जरूरी है। जिस समय जिस अंग को ऊर्जा की जरूरत होती है वहाँ पे ऊर्जा पहुँचाना जरूरी है। ट्रांसफ़र कौन करता है? तो गॉल्जी बॉडी करता है। तो गॉल्जी बॉडी की खोज किसने की थी? तो कैमिलो गॉल्जी ने की थी। हमारे शरीर में 65% जल है, बट यह डायरेक्ट पानी में के फॉर्म में नहीं है। जो हमारे बॉडी में 65% जल है वो डायरेक्ट पानी के फॉर्म में नहीं है। तो यह पानी मेनली स्टोर रखता है। ठीक है, तो कहाँ स्टोर रहता है ये पानी? तो वैक्यूल्स में स्टोर रहता है। कहाँ रहता है? वैक्यूल्स में। दूसरा भी हमने जो पढ़ा था, क्रिस्टी माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक दीवारें हैं। ठीक है, गाल्जी बॉडी, गाल्जी बॉडी, गाल्जी बॉडी, इसकी खोज कैमिलो गॉल्जी ने की थी। किसने की थी? कैमिलो गॉल्जी। ये ऊर्जा ट्रांसफिकेशन का काम करता है। ठीक है, कैमिलो गॉल्जी ऊर्जा ट्रांसफिकेशन का काम करता है। तो यहाँ पर अब हम वैक्यूल्स आता है, अगला वैक्यूल्स आता है। तो वैक्यूल जो होता है ये पानी स्टोर रखता है। ठीक है, इसे हम हिंदी में रसधानी कहते हैं। तीसरा नंबर जो है वैक्यूल्स, ठीक है, ये रसधानी इसे बोलते हैं, हिंदी में रसधानी बोलते हैं। ये पानी को स्टोर रखता है। हमारे शरीर में असंख्य कोशिकाएं हैं, इन सब के पास वैक्यूल्स हैं। शरीर में हर जगह पर जाकर छोटा छोटा करके यहीं जाकर पानी स्टोर रहता है। थोड़ा थोड़ा करके छोटे छोटे हर जगह पानी स्टोर रहता है। इसीलिए हमारे शरीर से पसीना आता है, यही पानी रहता है। ठीक है, यहीं से पसीना आता है। शरीर में कितना % पानी है? तो 65% पानी है। अगर आपके शरीर में 1% पानी की कमी हो जाती है या हो गई तो आपको प्यास लगने लगती है। शरीर में यदि 10% पानी की कमी हो गई तो आप डिहाइड्रेशन से मर जाते हैं। वैक्यूल्स का मेन काम क्या है? पानी स्टोर रखना। यही पानी है पसीना आता है, क्योंकि हर जगह छोटा छोटा करके जगह में पानी स्टोर रहता है। वैक्यूल्स को हिंदी में क्या कहते हैं? तो रसधानी कहते हैं। गाल्जी बॉडी का मेन काम क्या होता है? तो ऊर्जा परिवहन होता है, मतलब ऊर्जा ट्रांसफिकेशन, एनर्जी ट्रांसफिकेशन का काम करता है। इसकी खोज किसने की थी? तो कैमिलो गॉल्जी ने की थी। एटीपी का निर्माण कौन करता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया करता है। किस साइकिल के द्वारा करता है? तो क्रेब्स साइकिल के द्वारा करता है। आंतरिक श्वसन का काम कौन करता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया करता है। माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक दीवारों को क्रिस्टी कहते हैं। वैक्यूल्स जो हैं या मानव में पाए जाएंगे या पेड़ पौधों में, मतलब वैक्यूल्स जो हैं ये मानव में पाए जाएंगे या पेड़ पौधों में पाए जाएंगे, दोनों में पाए जाएंगे। पेड़ पौधों में वैक्यूल्स बड़ा होता है क्योंकि इनका मुख्य चीज़ होता है पानी। पौधों को पानी की तो जरूरत होती है, इसलिए उनका वैक्यूल्स होते हैं बड़े होते हैं, लार्ज होते हैं, लेकिन मानव में स्मॉल होता है। वैक्यूल्स की मात्रा किस में ज़्यादा होती है? तो पेड़ पौधों में ज़्यादा होती है। वैक्यूल्स की जो मात्रा है पेड़ पौधों में ज़्यादा होती है। सेंट्रोसोम, अब आता है वैक्यूल्स के बाद सेंट्रोसोम आता है। ठीक, वैक्यूल्स के बाद सेंट्रोसोम आता है। सेल डिवीजन, ये क्या करता है? सेल डिवीजन करता है, कोशिका विभाजन करता है। इसका काम होता है कोशिका विभाजन करना। बायोलॉजी में विभाजन का मतलब तोड़ना नहीं होता, मतलब यह होता है कि उसी जैसे टूटकर अपना पुनर्निर्माण करना। बायोलॉजी में विभाजन का मतलब अलग अलग होना नहीं होता, टूटकर अलग अलग होना। ठीक है, तोड़ना मतलब नहीं, उसका मतलब है कि उसी के जैसे और हो जाने, बन जाने, फोटोकॉपी हो जाना। ठीक है, तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी एक प्रकार का सेल डिवीजन है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम का अलग से चैप्टर है, वहाँ पढ़ेंगे। रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी एक प्रकार का सेल डिवीजन है। समझने के लिए से हम बताएं, जैसे माँ के पेट में बच्चा धीरे धीरे अपना सेल डिवीजन कर लेता है, फिर जन्म होता है, इससे सेल डिवीजन मतलब उसी जैसा एक और आदमी तैयार होना। मतलब अभी हम अपने माता पिता के जैसा हो गए हैं, अब हम अपने माता पिता के जैसे हो गए ना। अभी आप जो हैं, आपकी एज जो है, लंबाई, वो सब माता पिता के जैसे हैं। सेल डिवीजन हो गया। सबसे तेज़ी सेल डिवीजन कहाँ होगा? तो लीवर में।
सबसे कम कहाँ होगा, तो ब्रेन में वहाँ होता ही नहीं है, प्रेस में वहाँ होता ही नहीं है, सेल डिवीज़न ब्रेन में होता ही नहीं है। जिसमें सेल डिवीज़न तेज़ी से होगा उसके घाव जल्दी भर जाते हैं, यहीं चोट लगी तो जल्दी ठीक हो जाता है। जिस व्यक्ति को शुगर होगा उसके घाव भरने में थोड़ा ज़्यादा समय लगता है। इसलिए डॉक्टर आपका ऑपरेशन करने से पहले आपका क्या चेक करता है, शुगर चेक करता है। जिस व्यक्ति को शुगर होगा उसके घाव भरने में ज़्यादा समय लगता है, इसलिए डॉक्टर जो है शुगर ज़रूर चेक करता है। किसी व्यक्ति में ये सेंट्रोसोम बहुत कमज़ोर होता है, मतलब कि कोशिका का विभाजन कम होता है, तेज़ी से नहीं होता है, ठीक है। सेल डिवीज़न यदि ज़रूरत से ज़्यादा होगा तो कैंसर हो जाएगा। सेल डिवीज़न यदि ज़रूरत से ज़्यादा हो गया तो कैंसर हो जाएगा। जहाँ 100 कोशिकाएँ बनानी थी वहाँ वो 150 बना देगा, चल जाएगा, 200 400 बना देगा तो फिर क्या होगा, कैंसर हो जाएगा। यदि उस व्यक्ति के कहीं कट पिट जाए, घाव हो जाए तो सूरत जल्दी सही ही नहीं होता। जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें ये सेंट्रोसोम सबसे तेज़ी से होता है, मतलब उनमें सेंट्रोसोम एक्टिव होते हैं। कोशिका विभाजन एक बहुत ही खतरनाक बीमारी को जन्म देती है, उस बीमारी का नाम है कैंसर। यदि हमारे शरीर में कहीं चोट लग गई तो वहाँ की कोशिका टूट जाती है, तो वहाँ पर फिर कोशिका विभाजन होता है। यदि यह कोशिका ज़रूरत से ज़्यादा बन जाती है तो इसका कीमियोथेरेपी इलाज होता है। तो डॉक्टर सेकाई से गामा रेज से जो एक्स्ट्रा सेल बनी होती हैं उन्हें मार देता है। तो हमारे शरीर को क्या होता है, डिफेक्ट हो जाता है, ठीक है, घातक प्रभाव पड़ता है। तो इस पर सबसे पहले आपका बाल झड़ना शुरू हो जाता है। कौन से लक्षण होते हैं फिर उसमें, बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं। कैंसर की संभावना सबसे ज़्यादा कहाँ देखने को मिलेगी, तो लीवर में। कैंसर की सबसे कम संभावना कहाँ देखने को मिलेगी, ब्रेन में। किसी को सुने हैं ब्रेन कैंसर है, नहीं, ब्रेन ट्यूमर होता है, ब्रेन कैंसर नहीं होता है, ब्रेन ट्यूमर होता है। ब्रेन किसका बना होता है, तो न्यूरॉन का बना होता है। ब्रेन में 2 टाइप के सेल पाए जाते हैं, एक होता है न्यूरॉन और एक होता है गिलियल। ब्रेन में 2 टाइप के सेल होते हैं, ब्रेन में 2 टाइप के सेल होते हैं, एक होता है न्यूरॉन, एक होता है गिलियल। ये 10% होते हैं, ये 90%, ठीक है। तो हमारा ब्रेन जो होता है 90% न्यूरॉन का बना होता है और 10% गिलियल का बना होता है, गिलियल सेलों का बना होता है। तो इस न्यूरॉन में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है, इसलिए हमारा ब्रेन कोशिका विभाजन नहीं करता है, इसीलिए कैंसर से मुक्त रहता है। गिलियल सेल में सेंट्रोसोम होता है, इसमें यदि ज़रूरत से ज़्यादा कोशिका विभाजन हो गया तो शुरुआती स्टेज को कहते हैं ट्यूमर। तो यह ब्रेन ट्यूमर ही जान ले लेता है, मृत्यु हो जाती है इसी ब्रेन ट्यूमर की वजह से। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आता है इसके बाद। तो आप पढ़े होंगे ऊर्जा परिवहन कौन करता है, तो गोल्जी बॉडी करता है। गोल्जी बॉडी खोज किसने की थी, कैमिलो गोल्जी ने की थी। ऊर्जा निर्माण कौन करता है, माइटोकॉन्ड्रिया करता है। कोशिकीय शोषण कौन करता है, माइटोकॉन्ड्रिया करता है। क्रेब्स साइकिल कहाँ चलता है, माइटोकॉन्ड्रिया में चलता है। क्रेब्स साइकिल की खोज किसने की, क्रेब्स वैज्ञानिक ने की। क्रेब्स साइकिल के द्वारा क्या निर्माण होता है, आरटीसी एटीपी निर्माण होता है। आरटीसी एटीपी एक ग्लूकोज के बराबर होता है जिससे हमें एनर्जी मिलती है। व्हीकल्स का काम क्या होता है, पानी स्टोर रखना। सेल डिवीज़न कौन करता है, सेंट्रोसोम करता है, ठीक है। इसके बाद आता है आपका आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसे हिंदी में कहते हैं अंतःप्रदव्य जालिका, हिंदी में कहते हैं अंतःप्रदव्य जालिका, ठीक। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। इसे आप लिख सकते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कोशिका को फैला रखता है, मतलब कि पचकने नहीं देता है कि ऐसे आपकी कोशिका तो पचक जाए। ये क्या होता है, कंकाल होता है। कोशिका को पचकने से क्या होता है, रोकता है। कोशिका के अंदर सब चीज़ें जो होती हैं, ये जितनी भी चीज़ें होती हैं कोशिका के अंदर, इन सबको क्या करता है, बचा रखता है। यदि पचक जाएगा तो सब क्या होंगे, मर जाएंगे। जैसे कमरा को पचकने से दीवार, पिलर, ये सब क्या होते हैं, रोकते हैं। इसी प्रकार ये कोशिका का क्या होता है, कंकाल होता है, पिलर होता है। पूरे कोशिका का पिलर कौन होता है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हटा देंगे तो कोशिका एक गुब्बारा की तरह हो जाएगा जिसका कोई शेप साइज नहीं रहेगा। यदि गुब्बारे में पानी भर कर रख देते हैं तो क्या वह सीधा खड़ा रहता है, नहीं। तब
हमारे शरीर में पिलर लगाया गया, यह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक पिलर का काम करता है, कंकाल का काम करता है, ठीक। जिसे हमारा पूरा शरीर है 206 हड्डियों से मिलकर बना होता है। ये पूरा क्या होता है, कंकाल होता है, जिसे हमारा पूरा शरीर क्या होता है, खड़ा होता है। जैसे पेट देखें तो पेट किसी किसी का निकला होता है, क्योंकि पेट में हड्डी नहीं होती। जिस तरह से हमारे शरीर को पचकने से हमारा कंकाल रोकता है, उसी तरह कोशिका को पचकने से कौन रोकता है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रोकता है। कोशिका को पचकने से रोकने का काम करता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कोशिका को अंदर से सपोर्ट कौन देता है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देता है, ठीक। उसका काम सिर्फ होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कोशिका को पचकने से रोकना, ठीक। तो विभाजन कौन करता है, कोशिका विभाजन, सेंट्रोसोम। पानी स्टोर, वैक्यूल्स। ऊर्जा परिवहन, गल्जी बॉडी। ऊर्जा निर्माण, माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका का कंकाल किसे कहा जाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, ठीक। अब यहाँ तक हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तक पढ़ लिया, इसके आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आइए चलिए एक बार यहाँ पर हम जो पढ़ रहे थे उसे क्या करें, एक बार देख लेते हैं, ठीक। ये यहाँ पर हमने पढ़ा जंतु कोशिका और पादप कोशिका में दोनों में सेम चीज़ होता है। इसमें सेम क्या, कोशिका झिल्ली इसमें भी पाई जाती है, कोशिका झिल्ली इसमें पाई, लेकिन इसमें कोशिका झिल्ली के ऊपर क्या होता है, सेलुलोज लगा होता है, जो लकड़ी होती है, सेलुलोज, ठीक है। सेलुलोज पाया जाता है, इसमें सेलुलोज नहीं पाया जाता है, ठीक। ये माइटोकॉन्ड्रिया इसमें भी होता है, और माइटोकॉन्ड्रिया इसमें भी होता है, ठीक है, पादप में भी होता है। और हमने पढ़ा गाल्जी बॉडी, ठीक। गाल्जी बॉडी इसमें भी होता है, गाल्जी बॉडी इसमें भी होता है। इसके बाद हमने पढ़ा वैक्यूल्स, वैक्यूल्स इसमें भी होता है, इसके वैक्यूल्स जंतु के छोटे होते हैं, इसमें वैक्यूल्स बड़े होते हैं, वैक्यूल्स इसमें भी होता है, ठीक है। ये वैक्यूल्स है, इसमें भी वैक्यूल्स, ठीक। और ये वैक्यूल्स पूरा है, तो ये हमारा वैक्यूल्स ये है, ठीक है। और वैक्यूल्स के बाद हमने पढ़ा सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम। तो सेंट्रोसोम का काम होता है सेल डिवीजन करना, कोशिका विभाजन करना, ठीक है। तो इसमें भी सेंट्रोसोम होता है, सेंट्रोसोम इस पर भी होता है, कोशिकीय विभाजन होता है, लेकिन इसका जो कोशिकीय विभाजन होता है एक के ऊपर एक के ऊपर एक ऐसे विभाजित होता जाता है, ठीक है। और हमने ये पढ़ लिया सेल मेम्ब्रेन, ऊपरी परत को हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है। सेल वाल कहते हैं, सेल वाल कोशिका भित्ति सिर्फ होती है, उस कोशिका भित्ति होती है पादपों में, ठीक है। ये हमने पढ़ लिया, ठीक। चलिए तो अगली क्लास नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ओके। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।